Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Innovative Words, and today in this video we are going to talk about another topic, that is the romantic age. रोमांटिक एज की बात करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1798 टू 1837। इस पीरियड के अंदर यदि हम इंट्रोडक्टरी बेसिस पे कुछ देखते हैं तो जैसा आपको पता है कि रोमांटिक पीरियड जो है वो दिस वर्ड रोमांटिक डजंट मीन लाइक जो हम रोमांस या उस वर्ड से लेते हैं मॉडर्न टाइम में। ये रोमांटिक वर्ड जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि समथिंग विच इज फिल्ड विद इमेजिनेशन और समथिंग विच इज काइंड ऑफ रैशनलिस्ट। ओके, तो 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर की हम बात करें, जब इंग्लैंड में जो था वो बहुत ज्यादा लाइक तर्कवाद जिसको बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे 19th सेंचुरी में आते आते इमेजिनेशन में, तो रोमांटिक जो एज है ना वो इमेजिनेशन वाली एज कहा जाएगा, जहाँ पे इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग बताया गया, जैसा कि वर्ड्सवर्थ की एक डेफिनेशन भी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू होती है लिरिकल बैलेट से। लिरिकल बैलेट्स जो कि एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल के लिखा था 1798 के अंदर। 1797 में ये दोनों फ्रेंड्स बने थे, एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, और फिर इन्होंने ये लिरिकल बैलेट्स लिखा, जो कि जहां से मतलब पहली बार जो रोमांटिक एज की जो कह सकते थीम है, जैसा कि मैंने बताया कि इमेजिनेशन को इन्होंने स्ट्रांगनेस दी, तो वो रोमांटिक एरा यहाँ लिरिकल बैलेट्स के लिखने से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम इसका जो टाइम पीरियड है वो 1798 टू द एंड इज 1830 और 1837 है ना। तो अराउंड 1830 से 37 तक का मानेंगे। क्यों? सर वॉल्टर स्कॉट की जो डेथ होती है 1832, या फिर क्वीन विक्टोरिया, जैसा कि हमने विक्टोरियन एरा के अंदर देखा था कि उनको जो अपना एम्पायर मिला था, उनको जो वो जब क्वीन बनी थी वो था 1837, और 1837 से हमने विक्टोरियन एरा को स्टार्ट किया था। तो सडन तो नहीं होता कि 1837 में रोमांटिक खत्म हुआ, 1836 में रोमांटिक खत्म हुआ, 37 में शुरू हुआ विक्टोरियन। एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है बीच में, जिसमें धीरे 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 रोमांटिक एज का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा कम हो जाता है, और फिर विक्टोरियन एज फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो वर्ड है रोमांटिक, वो पहली बार यूज किया था एक जर्मन पोएट थे फ्राइड ने। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, लिटरेचर डिपिक्टिंग इमोशनल मैटर इन एन इमेजिनेटिव फॉर्म, ये चीज इन्होंने कही थी। तो रोमांटिक एरा के अंदर हम कहें कि इट वाज अ रिवाइवल ऑफ जैकोबियन, जैसा कि हमने एलिजाबेथन एज में देखा था। एलिजाबेथन एज का जो था जो थीम थी या फिर जो उसकी जो हम प्रॉपर्टीज बोलेंगे वो सेम एज इट इज आपको इस एरा के अंदर मिलती है। तो यानी कि रिवाइवल, यानी कि इस चीज का वापस घूम के आ जाना, सेम चीज रिवाइज हो जाना। रिवॉल्व क्या था? रोमांटिक से पहले नियो क्लासिकल एज थी। नियो क्लासिकल जो था कह सकते हो कि बहुत ज्यादा रीजन बेस्ड था, कि रीजन से इंस्पायर होते थे। उसके जस्ट अगेंस्ट की पोइट्री इज अबाउट द इमोशंस, द पावर ऑफ इमोशन। तो ये चीज रोमांटिक एरा को दूसरे एरा से डिफरेंट बनाती है। ओके, अब इस रोमांटिक एज के यदि हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर फोकल पॉइंट देखेंगे तो वो है इमेजिनेशन, ओके, इमोशन एंड फ्रीडम। ये तीन जो है ना, ये इस रोमांटिक एज के मेन पॉइंट्स हैं जिन पर बेस्ड रोमांटिक एरा है। सो दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज इमेजिनेशन, अनदर इज इमोशन, एंड द थर्ड वन इज फ्रीडम। ओके, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ लाइफ बेसिकली। यदि इनके इस रोमांटिक एरा के कीवर्ड्स देखें या फिर हम देखें कि इसमें क्या चीज थी, इस एज के अंदर थी सब्जेक्टिविटी, emphasis on individualism, freedom from rules, solitary life rather than life in society, है ना, स्वतंत्रता। ओके, लव ऑफ नेचर। लव ऑफ नेचर आपने देखा होगा यदि आपने कीट्स की पोएम पढ़ी हो, थ्रू आउट आप देखोगे रोमांटिक एरा में कि लव ऑफ नेचर। इमेजिनेशन, इस रोमांटिक एरा के अंदर इमेजिनेशन इज सुपीरियर टू रीजन, जो कि हमने देखा जस्ट अगेंस्ट टू दी नियो क्लासिकल।
ओके, फिर हम बात करते हैं कि ये जो रोमांटिक एरा है इसके टाइम पे इंग्लिश रोमांटिसिज्म का बर्थ हुआ था। कहाँ से हुआ? जब मैंने बताया लिरिकल बैलेड 1798 में लिखा इन दोनों ने। ये जो वर्ड है रोमांटिक, ये एक लैटिन वर्ड रोमांस से बना है। ठीक है, रोमांस। इस रोमांस वर्ड का मीनिंग होता है टू कंपोज और टू ट्रांसलेट बुक्स इन दी वर्नाकुलर। ठीक है, कंपोज करना या फिर ट्रांसलेट करना। The romantic poets were looking for the godly existence in the individual. ये जो romantic poet थे ये हर एक के अंदर भगवान, हर एक चीज के अंदर love for human being, love to nature and everything. Like this was something which was uh, you can say ये चीज ज्यादा ओवरफ्लो थी वहां पर. Okay. And if I say about the अर्ली रोमांटिसिज्म या अर्ली रोमांटिक पीरियड की हम बात करें तो अर्ली रोमांटिक पीरियड वाज द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस. कौन कौन से रिवॉल्यूशंस हुए थे, कौन कौन से रिवॉल्यूशंस है जो आपको याद करने हैं कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन इज बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर एरा, तो आपको ऑप्शन चूज करना होगा. लाइक अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776 का पीरियड है और आपने देखा कि रोमांटिक एरा का ही पीरियड है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एंड नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा. तो वो नेपोलियनिक जो वॉर्स थे that was the end of 18th century. Okay, so here we have the battle of Waterloo. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ वाटरलू किस एरा से बिलोंग करता है, तो आपको सिंपली आंसर देना होगा फ्रॉम रोमांटिक पीरियड. क्लियर? शॉर्ट एंड स्वीट मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पूछा जाएगा. तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट रोमांटिक पीरियड. अभी मैं पोएट्स की बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे फेमस पोएट्स और उनकी पोएम है, उनका वर्क है, जिनको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए जो मैंने आपको ये 4-5 स्लाइड्स दी हैं, आप इनको प्लीज पढ़ लीजिए एक बार के लिए, तो आपको रोमांटिक एरा की जो मेन चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी. ओके, और कुछ डिस्कस करने को बचेगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में विथ वर्क ऑफ द पोएट्स I'll cover. Okay, so thank you so much for watching this video. We'll see you in the next. Goodbye.